नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे हैं बीते ज़माने, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। आज हम खोल रहे हैं उन पन्नों को जिन पर किताबें चुप रहीं, लेकिन जिन्होंने भारत की आज़ादी की कहानी में सबसे गहरे घाव छोड़े। ये है भारत की आज़ादी में हुए धोखों की महागाथा। एक ऐसी यात्रा जहां हर कहानी एक आईना है और हर आईना एक चेतावनी। तो आइए समय की धूल हटाते हैं और देखते हैं कैसे अपने ही लोग बार बार देश को बेचते रहे। और हाँ, इस धोखे की दौड़ में मीडिया भी कहीं पीछे नहीं थी। इन घावों की जिम्मेदारी कहीं न कहीं हमारी चुप्पी पर भी आती है। बीते ज़माने प्रस्तुत करता है भारत की आज़ादी में हुए धोखे की पूरी कहानी। एक ऐसा देश जहां मिट्टी में भी इतिहास सांस लेता है, जहां हर पत्थर पर सभ्यता के निशान हैं, जहां ज्ञान, संस्कृति और वीरता की परंपरा हजारों सालों से बह रही है। लेकिन इस मिट्टी में कभी-कभी ऐसी दरारें भी पड़ीं जिन्होंने बाहरी ताकतों को अंदर आने का रास्ता दिखा दिया। और हर बार जब कोई विदेशी यहाँ आया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी अपने का हाथ था, किसी ऐसे व्यक्ति का जिसने अपने ही देश से धोखा किया। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी से, राजाओं के उस युग से जब भारत में राजपूती शौर्य अपने चरम पर था। दिल्ली और उत्तर भारत में चौहान वंश का राज था। राजा पृथ्वीराज चौहान का वो वीरता, सम्मान और प्रेम का प्रतीक बने हुए थे। लेकिन इसी समय एक और राजा था, कन्नौज का शासक जयचंद, एक महत्वाकांक्षी राजा जिसे अपने पड़ोसी की लोकप्रियता सहन नहीं थी। ईर्ष्या जो धीरे धीरे जहर बन गई। जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो उसे यहाँ की ताकत, यहाँ की एकता से डर लगा। लेकिन गौरी को किसी अपने की तलाश थी जो भारत का दरवाज़ा उसके लिए खोले। और इतिहास बताता है वो दरवाज़ा खोलने वाला कोई विदेशी नहीं था, वो था जयचंद, एक भारतीय राजा। उसने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए विदेशी आक्रांता का साथ दे दिया। और यही था वो क्षण जब भारत की धरती पर पहली बार गद्दारी की गंध फैली। जयचंद की इस गद्दारी ने सिर्फ एक युद्ध नहीं हरवाया, उसने आने वाले सदियों के लिए भारत की दिशा बदल दी। दिल्ली की गद्दी विदेशी हाथों में चली गई और भारत में शुरू हुआ एक ऐसा युग जहां गद्दारों के बिना कोई आक्रमण पूरा नहीं होता था। 13वीं से 16वीं सदी तक भारत बार बार विदेशी शासकों का शिकार बना। तुर्क, अफगान, मुगल, हर आक्रमण के पीछे कोई न कोई स्थानीय हाथ रहा। कभी कोई सेनापति लालच में, कभी कोई मंत्री डर में और कभी कोई व्यापारी स्वार्थ में अपने ही देश के दुश्मनों को ताकत देता रहा। फिर आता है 1600 ईस्वी का दौर, जब एक नए प्रकार की गद्दारी शुरू होती है। अब दुश्मन तलवार लेकर नहीं आया था, वो आया था मुस्कुराहट लेकर, व्यापार के बहाने। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका नाम सुनते ही आज भी इतिहास कांप उठता है। शुरुआत में उन्होंने कहा, हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं, लेकिन उनके पीछे छिपी थी राजनीति और भारत की मिट्टी में उन्हें रास्ता दिखाया फिर वही हमारे अपने लोगों ने। कंपनी ने भारत के बंदरगाहों पर कदम रखा और भारतीय व्यापारियों को सोने चांदी के सपने दिखाए। कुछ लोगों ने सोचा अंग्रेजों से जुड़कर उन्हें लाभ मिलेगा। उन्होंने अपने शहर, अपने राज, अपने लोग सब दांव पर लगा दिए और धीरे धीरे भारत की आत्मा अंग्रेजों के पंजों में फंसने लगी। फिर 1757 प्लासी का युद्ध, नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। लेकिन असली लड़ाई तो पर्दे के पीछे थी, क्योंकि सिराज की सेना में ही बैठा था एक गद्दार, मीर जाफर। उसने अंग्रेजों से गुप्त समझौता कर लिया कि अगर वे जीत जाएंगे तो उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। और हुआ भी वही। सिराज हार गया, भारत का दिल हार गया और अंग्रेजों को पहली बार सत्ता का स्वाद मिल गया। मीर जाफर की गद्दारी ने भारत की आज़ादी के रास्ते को सदियों पीछे धकेल दिया। उस एक व्यक्ति की लालच ने पूरा युग अंग्रेजों के पैरों में गिरा दिया। कहा जाता है कभी कभी एक व्यक्ति का लोभ एक पूरी सभ्यता का पतन बन जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मीर जाफर के बाद आया मीर कासिम, वो भी अंग्रेजों से भिड़ा, पर फिर वही खेल। भीतर के लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया। हर जगह, हर लड़ाई में भारत के वीरों की तलवार से पहले भारत के गद्दारों की चाल चल दी जाती थी। और इस तरह भारत धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी की पकड़ में चला गया।
कभी व्यापार के नाम पर, कभी दोस्ती के नाम पर, कभी डर के नाम पर। हर बार वही हुआ। अंग्रेजों ने लड़ा नहीं, हमने खुद अपने घर के दरवाजे खोल दिए। जयचंद से लेकर मीर जाफर तक भारत के इतिहास में गद्दारी के ये नाम सिर्फ व्यक्ति नहीं हैं, ये उस मानसिकता के प्रतीक हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही देश की जड़ों को काट देती है। हर युग में देश को तोड़ने वाले मिले, कभी ईर्ष्या में, कभी लालच में, कभी भय में। और यही वो बीज था जो आगे चलकर 1857 की क्रांति तक पहुंचता है, जहां एक बार फिर भारत ने खुद से ही युद्ध लड़ा। इतिहास हमें सिर्फ वीरों के नाम से नहीं सिखाता, वो हमें गद्दारों से भी आगाह करता है। क्योंकि देश तब नहीं हारता जब दुश्मन ताकतवर होता है, देश तब हारता है जब अपने लोग बिक जाते हैं। साल था 1857, जब भारत की धरती पर आज़ादी की सबसे पहली आंधी उठी थी। देश का हर कोना विद्रोह से जल उठा था, मेरठ से दिल्ली तक, कानपुर से झांसी तक। सैनिकों के दिलों में सिर्फ एक आवाज़ थी, अब या कभी नहीं। लेकिन इस आग को बुझाने के लिए हमारे ही घरों से निकले थे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनों की चिता पर अंग्रेज़ों की हंसी सजाई। मेरठ की रात जब पहली गोली चली तो अंग्रेज़ों को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये विद्रोह इतना तेज़ फैलेगा। लेकिन उनके पास था सूचना, वो भी हमारे अपने लोगों की दी हुई। क्रांति शुरू होने से पहले ही कई रियासतों के दरबारों से खत पहुंच चुके थे अंग्रेज़ अफसरों तक। फलां जगह बगावत की तैयारी है, सावधान रहिए। गद्दारी वहीं से शुरू हुई। जिन्हें अंग्रेज़ों ने ज़मीनें और रुतबा दिया था, उन्होंने झांसी की रानी के विद्रोह को समर्थन देने से इनकार कर दिया। जब रानी लक्ष्मीबाई आखिरी सांस तक लड़ रही थी, सिंधिया दरबार में अंग्रेज़ों को सूचना दे रहे थे, रानी ने अब झांसी छोड़कर कालपी की ओर रुख किया है। यही सूचना बनी रानी की मौत का कारण। फिर बारी आई सिख रियासतों की। पंजाब में अंग्रेज़ों को सबसे बड़ा सहारा मिला, उन्हीं सिख राजाओं से जिन्होंने 1849 में अंग्रेज़ों से करार किया था कि हम ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहेंगे। जब दिल्ली, लखनऊ और कानपुर में विद्रोह चरम पर था, पंजाब से आने वाली फौजें भारतीय नहीं बल्कि वही राजनिष्ठ सैनिक थे जो अपने ही भाइयों पर बंदूक तान रहे थे। और फिर आया वो अध्याय जिसने इतिहास को शर्मिंदा कर दिया। नाना साहेब और तांत्या टोपे की योजनाएं बार बार अंग्रेज़ों तक पहुंच रही थीं। कोई दुश्मन नहीं, कोई विदेशी नहीं, बल्कि मुखबिर, अपने ही सैनिक, अपने ही साथी। जब आज़ाद हिंदुस्तान के सपनों की बात होती थी तो वे रात में अंग्रेज़ कैंप में जाकर सब बयां कराते थे। कौन कहाँ छिपा है, किसके पास कितने हथियार हैं, सब। ये वही समय था जब क्रांति के भीतर ही दरारें पड़ चुकी थीं। कोई धर्म के नाम पर बट रहा था, कोई जाति के नाम पर, कोई सत्ता के लोभ में और कोई डर के साए में। अंग्रेज़ों को गोलियों से ज़्यादा फायदा मिला सूचना और अविश्वास से। दिल्ली की रक्षा के लिए जब अंतिम मोर्चा संभाला गया तो लाल किले के भीतर से ही एक खत निकला, बहादुर शाह जफर के पास अब बारूद कम है, हमला करो। सोचो ये खत किसने दिया होगा? किसी अंग्रेज़ ने नहीं, हमारे अपने किसी हिंदुस्तानी ने। और फिर धीरे धीरे हर मोर्चा टूट गया। लखनऊ, कानपुर, झांसी, सब, हर जगह जहां एक वीर लड़ा वहां कोई न कोई जयचंद मिला। कोई डरा हुआ सैनिक, कोई लालची अधिकारी, कोई अपना जो अंग्रेजी सिक्कों के आगे झुक गया। 1857 की लड़ाई हार गए हम, लेकिन सीखा हमने कि अंग्रेज़ों से पहले हमें अपने भीतर के गद्दारों को पहचानना होगा। क्योंकि हर हार के पीछे दुश्मन की तलवार नहीं, किसी अपने का डर या धोखा छिपा होता है। 1857 की क्रांति भारत की पहली आज़ादी की जंग थी, पर यह केवल ब्रिटिश ताकत से नहीं हारी थी अपनेपन की कमी से। और यही था आज़ादी के सफ़र का दूसरा बड़ा सबक। आज़ादी की लड़ाई का इतिहास सिर्फ तलवार और तोप का इतिहास नहीं है, ये उस लोभ की कहानी है जिसने रियासतों को और राजाओं को अपने ही देश के खिलाफ खड़ा कर दिया। जब पूरा भारत एक सूरज की तरह चमकना चाहता था, तब कुछ महल अपनी छाया में अंधेरा फैला रहे थे। अंग्रेज़ों को पता था, अगर भारत को हमेशा के लिए तोड़ना है तो इसके दिल यानी रियासतों को अपने काबू में लेना होगा। उन्होंने ताकत नहीं, लालच का इस्तेमाल किया।
किसी को जमीन दी, किसी को गद्दी की गारंटी और किसी को सिर्फ एक पदक, एक सलाम। बस इतना काफी था उन्हें गुलाम बनाने के लिए। ग्वालियर, जहां कभी वीरता की मिसाल दी जाती थी, लेकिन जब 1857 की क्रांति भड़की, ग्वालियर के महाराजा सिंधिया ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। रानी लक्ष्मीबाई जब अपने सिपाहियों के साथ कालपी से ग्वालियर पहुंची तो उम्मीद थी सिंधिया उनका साथ देंगे, मगर हुआ उल्टा। सिंधिया ने अंग्रेज अफसरों को खबर दी, रानी अब हमारे किले के पास है। रानी ने कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन ग्वालियर ने अपनी आत्मा दे दी। फिर बारी आई अवध की। लखनऊ, जहां के नवाबों की शान पर कभी पूरा भारत गर्व करता था, लेकिन नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों की चाल में उलझ गए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का बहाना बनाकर जब अंग्रेजों ने अवध की गद्दी छीन ली तो जनता सड़कों पर उतर आई। पर कुछ दरबारी अपने ही लोगों की योजनाएं अंग्रेजों तक पहुंचा रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों को बताया कौन से मोहल्ले में विद्रोही छिपे हैं, किस रास्ते से हमला किया जा सकता है। अवध जलता रहा और कुछ चेहरे महलों की खिड़कियों से तमाशा देखते रहे। और फिर पटियाला, कपूरथला, नाभा, पंजाब की वो रियासतें जिन्होंने ब्रिटिश राज को वफादारी की शपथ दी थी। अंग्रेजों ने इन्हें कहा, अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारे राज्य हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और इन राजाओं ने कहा, हम अपने राज्य के वफादार हैं, लेकिन भूल गए राज्य, देश के बिना कुछ नहीं होता। जब दिल्ली, कानपुर और झांसी में लहू बह रहा था, तब पटियाला की फौज अंग्रेजों के साथ कदम मिला रही थी, अपने ही देशवासियों के खिलाफ। वो राजा जो कभी धर्म और मर्यादा के रक्षक कहलाते थे, आज क्राउन के सेवक बन चुके थे। गद्दी बचाने के लिए उन्होंने जनता बेच दी। सम्मान के नाम पर मिली रेशमी पोशाकें और भीतर थी गुलामी की जंजीरें। अंग्रेजों ने उन्हें सर, राजा बहादुर, कंपेनियन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर जैसे खिताब दिए, और हर खिताब के साथ भारत की आज़ादी एक कदम और पीछे चली गई। महलों के भीतर सोने की थालियां सजती रहीं, बाहर भूखे किसान आज़ादी का गीत गाते रहे, पर इन गीतों की आवाज़ महलों की दीवारों तक कभी नहीं पहुंची। इतिहास के पन्नों में ऐसे सैकड़ों नाम हैं जो शायद किताबों में राजा कहलाते हैं, लेकिन असल में वो इस धरती के सबसे बड़े गुलाम थे, क्योंकि उन्होंने सोने के बदले अपनी मिट्टी बेच दी थी। आज़ादी की लड़ाई केवल बंदूक से नहीं, ईमान से लड़ी जाती है, और जब ईमान बिक जाए तो फिर कोई भी साम्राज्य अमर नहीं रहता। भारत ने इन रियासतों के धोखे से भी एक सबक सीखा कि जब भी कोई राजा अपने प्रजा से बड़ा हो जाता है तो देश छोटा पड़ जाता है। ये था भारत के इतिहास का तीसरा अध्याय, जहां रियासतों की चमक के पीछे छिपी थी गुलामी की सबसे गहरी परछाई। आज़ादी की लड़ाई केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं थी, असली जंग तो थी अपने ही बीच छिपे गद्दारों से। वो चेहरे जो दिन में भारत माता की जय चिल्लाते थे और रात को अंग्रेजों की टेबल पर नक्शे फैलाते थे। यही वो दौर था जब विश्वास भी सबसे महंगा हथियार बन गया था। साल था 1918। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक नौजवान उभर रहा था, राम प्रसाद बिस्मिल। उसके दिल में क्रांति की आग थी और आंखों में था एक आज़ाद भारत। लेकिन अंग्रेज जानते थे, हर आग बुझाने के लिए सिर्फ पानी नहीं, मुखबिरों की हवा ही काफी होती है। जब काकोरी कांड हुआ, अंग्रेजों की नींव हिल गई। बिस्मिल, अशफाक, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, इन चारों ने अंग्रेजों की नसों में डर भर दिया। लेकिन पुलिस के पास जानकारी थी, हर योजना, हर नाम, हर जगह का पता। आखिर ये खबरें पहुंचती कहाँ से थीं? अपने ही किसी साथी के जरिए। कहा जाता है, काकोरी ट्रेन से सिर्फ रुपया नहीं लूटा गया था, विश्वास भी लुटा था। गिरफ्तारी से पहले बिस्मिल को अपने एक साथी पर शक था, पर उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा था, गद्दार का नाम लेने से अच्छा है देश के लिए मर जाना। और वो सचमुच शहीद हो गए। लेकिन इतिहास ने ये दर्ज कर लिया, बिस्मिल की गोलियों से अंग्रेज नहीं, किसी मुखब्बिर की जुबान ने उन्हें मारा। अब कहानी पहुंचती है इलाहाबाद, जहां एक नौजवान पेड़ की छांव में अपनी पिस्तौल साफ कर रहा था। चंद्रशेखर आज़ाद नाम था। आज़ाद, और उस नाम को निभाने के लिए वो जिंदगी भर भूमिगत रहे। लेकिन अंग्रेजों के मुखब्बिरों ने उन्हें एक एक दिन ट्रैक किया। जबरदस्त जाल बुना गया और एक दिन एल्फ्रेड पार्क घिर गया।
गोलियां चली, हर दिशा से अंग्रेजों की फौज बढ़ी। आजाद ने आखिरी गोली अपने लिए बचा रखी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था, मैं आजाद हूं और आजाद ही मरूंगा, और उन्होंने वही किया। पर कुछ लोगों ने बाद में फुसफुसाकर कहा, अगर मुखब्बिर ने जगह ना बताई होती तो आजाद शायद जिंदा होते। और फिर आया वो नाम जिसे आज हर बच्चा जानता है, भगत सिंह। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, एक सोच थे, एक चेतना थे। लेकिन सोचो, जब वो ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकते हैं तो कुछ हफ्तों में पुलिस को हर छिपे ठिकाने का पता कैसे चल गया? क्योंकि किसी अपने ने बताया था। भगत सिंह और राजगुरु। सुखदेव को जब लाहौर साजिश केस में फांसी दी गई तो अंग्रेजों के चेहरों पर मुस्कान थी, लेकिन उनके पीछे खड़े देसी चेहरों पर वो मुस्कान और भी गहरी थी। वही जो उनके घरों से खबरें भेजते थे, वही जो अदालतों में गवाही देते थे, वही जो कहते थे, हम भी देशभक्त हैं। भारत की क्रांति की हर कहानी में एक शहीद है और एक गद्दार। किसी ने सीने पर गोली खाई और किसी ने चुपचाप कलम उठाकर अंग्रेजों के लिए हस्ताक्षर कर दिए। मुखबिरों ने क्रांतिकारियों को मारा, लेकिन उनके विचारों को नहीं, क्योंकि विचारों की कोई गिरफ्तारी नहीं होती। इतिहास ने सिखाया, गद्दारों के नाम मिट जाते हैं, लेकिन शहीदों के गीत अमर रहते हैं। आजाद, बिस्मिल, भगत सिंह चले गए, लेकिन छोड़ गए वो विरासत जो हर भारतवासी के दिल में गूंजती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज़ादी की लड़ाई केवल बंदूकों से नहीं लड़ी गई थी, एक और मोर्चा था, दिमागों के भीतर। जब अंग्रेजों ने भारत पर राज करना शुरू किया तो उन्हें समझ आ गया, तलवार से नहीं, शिक्षा से देश को जीता जा सकता है। और यहीं से शुरू हुआ अंग्रेजी शिक्षा का खेल, एक ऐसा जाल जो किताबों में नहीं, सोच में बिछाया गया था। 1835 में लॉर्ड मैकाले नाम का एक अंग्रेज अधिकारी भारत आया। उसने ब्रिटिश संसद में कहा, हमें भारत में ऐसे लोगों की फौज चाहिए जो रंग से तो भारतीय हों पर सोच और आत्मा से अंग्रेज। बस यही था ब्राउन साहिब कल्चर का जन्म। स्कूल खुले, कॉलेज बने और वहाँ सिखाया जाने लगा अंग्रेज़ों का इतिहास, अंग्रेज़ों का विज्ञान और अंग्रेज़ों की सभ्यता। बच्चों को बताया गया, अगर तुम अंग्रेज़ी बोलते हो तो तुम समझदार हो। और धीरे धीरे भारत के बच्चे अपनी मिट्टी से दूर होते गए। गांवों में लोग भूखे थे, मगर शहरों में एक नई नस्ल पैदा हो रही थी, ब्राउन साहिब्स की। सफ़ेद कपड़े, अंग्रेज़ी टोपी, टेबल पर चाय और दिल में ये अहंकार, हम बाकी भारतीयों से ऊपर हैं। ये वही वर्ग था जिसने भारत और भारतवासियों के बीच दीवार खड़ी कर दी। अंग्रेजों को अब फौज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनके सिपाही अब भारतीय दिमागों में पल रहे थे। ये शिक्षा केवल किताबें नहीं बदल रही थी, ये बदल रही थी सोच, बोलचाल, संस्कृति और आत्मविश्वास। लोग अपनी भाषा बोलने में शर्म महसूस करने लगे, अपने पहनावे को देहाती समझने लगे और अपने देवी देवताओं को पिछड़ा विचार कहने लगे। ये सब हुआ बिना एक भी गोली चलाए। ब्रिटिश स्कूलों में पढ़े लोग अब उन्हीं के प्रशासन में काम करने लगे। ICS, डिप्टी कलेक्टर, अधिकारियों की एक पूरी फौज जो दिखती भारतीय थी पर सोचती ब्रिटिश। ये वो लोग थे जो अंग्रेजों के राज को सभ्यता का वरदान समझते थे, और जनता वही गुलाम बनी रही। इस मानसिक गुलामी का असर इतना गहरा था कि आज़ादी के बाद भी वो सोच जिंदा रही। हम अंग्रेजी को सम्मान का प्रतीक मानने लगे और अपनी भाषाओं को पीछे छोड़ दिया। ये शिक्षा हमें ज्ञान नहीं, गुलामी की नई परिभाषा दे गई। पर हर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। वही अंग्रेजी स्कूलों से कुछ ऐसे नौजवान भी निकले जिन्होंने ब्रिटिश किताबें पढ़ी पर उसमें छिपे जहर को पहचान लिया, जिन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया और सोच को आज़ादी का मार्ग। नेताजी, भगत सिंह, नेहरू, राजगुरु, सबने उस सिस्टम के भीतर रहकर उसी सिस्टम को तोड़ने का सपना देखा। भारत की मिट्टी में ज्ञान की जड़ें थीं, पर अंग्रेजों ने उन्हें सुखाने की कोशिश की। अब वक्त है उन्हें फिर से सींचने का। आज़ादी की लड़ाई केवल ब्रिटिशों के खिलाफ नहीं थी, वो थी हमारे अपने डर के खिलाफ भी। 1857 की क्रांति की राख ठंडी पड़ चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, पर इस सन्नाटे में कुछ लोग बहुत ज्यादा आराम से जी रहे थे।
भारत के कई महाराजा, नवाब और नेता अंग्रेजों के साथ बैठकर चाय पी रहे थे, जबकि उनके अपने लोग अंग्रेजों की गोली से मारे जा रहे थे। उन्होंने कहा, हम अपने राज्य को बचाना चाहते हैं, मगर सच ये था वो अपनी कुर्सी बचाना चाहते थे। अवध के नवाब वाजिद अली शाह एक कला प्रेमी राजा, लेकिन अंग्रेजों की चालों में फंस गए। जब ब्रिटिशों ने कहा, आप अयोग्य हैं, अब हम शासन संभालेंगे, तब उन्होंने कलम नीचे रख दी और कलम की जगह अंग्रेजों ने तलवार उठा ली। लखनऊ जल रहा था, पर नवाब को यकीन था, मेरी गज़लें मुझे बचा लेंगी। दूसरी तरफ ग्वालियर के महाराजा सिंधिया, जिन्हें अंग्रेजों ने वफादार का तमगा दिया था, जब रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़कर ग्वालियर पहुंची तो उम्मीद थी यहां से लड़ाई को नई ताकत मिलेगी, पर हुआ उल्टा। सिंधिया दरबार ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया और वही ग्वालियर झांसी की रानी की आखिरी रणभूमि बन गया। इतिहास कहता है, हर दौर में कुछ देशभक्त उठते हैं और कुछ अपने ही उन्हें धोखा देते हैं। पटियाला, कपूरथला, जयपुर, हैदराबाद, इन सब रियासतों के दरबारों में अंग्रेजों के लिए लाल कालीन बिछाई जाती थी। उनके सैनिकों को भारतीय अनाज से पेट भराया जाता था और उनके खिलाफ बोलने वालों को राजद्रोही कहा जाता था। डर और स्वार्थ, ये दो हथियार थे जिनसे अंग्रेजों ने लाखों भारतीयों को गुलाम बनाए रखा। किसी को अपने राज्य का डर था, किसी को अपने ताज का, और अंग्रेज जानते थे जहां डर है वहां हुकूमत आसान है। कुछ नेताओं ने चुप रहना चुना, क्योंकि उन्हें लगता था ये सब बगावत है, असंभव है। वो भूल गए कि हर बदलाव असंभव लगता है जब तक वो हो नहीं जाता। लेकिन इतिहास ने देखा, जब बड़े लोग चुप रहे तब छोटे छोटे नामी गिरामी नहीं बल्कि आम लोगों ने मोर्चा संभाला। किसान, मजदूर, विद्यार्थी और औरतें, जिन्होंने कहा, अगर हमारे राजा नहीं लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे। डर ने बहुतों को झुकाया, मगर कुछ को तोड़ा नहीं, और वही कुछ लोग आने वाले वर्षों में इस देश के असली नायक बने। ये अध्याय हमें याद दिलाता है, हर चुप्पी किसी अन्याय को ताकत देती है, और अगर नेता डर जाएं तो जनता को आवाज उठानी पड़ती है। आज़ादी की कहानी में कुछ पन्ने शर्मनाक हैं, मगर इन्हीं पन्नों के बीच असली वीरता जन्म लेती है। भारत आज़ादी की दहलीज पर था, सड़कों पर नारे गूंज रहे थे, वंदे मातरम, भारत छोड़ो। पर इन्हीं नारों के बीच कुछ आवाजें धीमे सुर में ब्रिटिश सत्ता की तारीफ गा रही थी। 1915 में जब गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वो अपने साथ अहिंसा और सत्याग्रह का मंत्र लेकर आए। उनके आगमन से पूरे देश में नई आशा जगी, एक साधु जैसा नेता जो गोलियों से नहीं सच्चाई से लड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे गांधी का प्रभाव बढ़ने लगा, वैसे वैसे कांग्रेस के भीतर एक और शक्ति उठी। वो थे ब्रिटिश समर्थक नेता जो बदलाव नहीं चाहते थे, क्योंकि बदलाव का मतलब था उनकी सुविधाओं, उनके ओहदों का अंत। कुछ नेता ब्रिटिश अफसरों के साथ राजनैतिक चाय सभाओं में जाते थे। वहां आज़ादी की बातें नहीं, समझौतों की डील होती थी। हम आपके साथ रहेंगे अगर आप हमें सत्ता में हिस्सेदारी दें। ये वही दौर था जब कांग्रेस के अंदर दो धड़े बने, एक मॉडरेट जो अंग्रेजों से विनती कर आज़ादी चाहता था, और दूसरा एक्सट्रीमिस्ट जो खून पसीने से इसे हासिल करना चाहता था। गांधी ने चरखा चलाया, पर कई नेताओं ने ब्रिटिश गवर्नर के दरबार में पेन चलाया। उनके पत्र, उनके भाषण सब नम्रता के आवरण में थे, लेकिन सच्चाई ये थी वो सत्ता के भूखे थे। जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब भी कुछ नेता बोले, ये गलत समय है, हमें हिंसा से बचना चाहिए। पर असल में वो डर रहे थे कि कहीं उनका नाम अंग्रेजों की काली सूची में ना आ जाए। गांधी का अहिंसा सिद्धांत एक महान विचार था, पर ब्रिटिशों ने उसे अपने लाभ के लिए मोड़ दिया। वो जानते थे अगर जनता को बार बार संयम, धैर्य और इंतजार का पाठ पढ़ाया जाए तो बगावत की आग ठंडी पड़ जाएगी। और जब कुछ भारतीय नेता खुद यही उपदेश देने लगे तो अंग्रेजों को हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हम बातचीत से स्वतंत्रता लेंगे। ये नारा जितना सुंदर था उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इसी बीच हजारों युवा क्रांतिकारी जेल में सड़ रहे थे और कुछ नेता अंग्रेजों के साथ डिनर टेबल पर मुस्कुरा रहे थे। इतिहास बताता है, हर आंदोलन को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से मिलता है। गांधी के कुछ निकट सहयोगी भी ब्रिटिश खुफिया विभाग के संपर्क में थे।
उनकी बैठकों की खबरें, योजनाएं और रणनीतियां सब किसी न किसी तरह गवर्नर के दफ्तर तक पहुंच जाती थीं। और फिर हर बार आंदोलन शुरू होने से पहले ही ब्रिटिश तैयार हो जाते थे। मगर जनता को ये सब पता नहीं था। उनके लिए तो गांधी बापू थे, आशा, विश्वास और त्याग का प्रतीक। पर सत्ता की राजनीति के पीछे कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे, जिनकी मुस्कान में गुलामी की गंध थी। अंग्रेजों ने बहुत चतुराई से वफादार भारतीय नेताओं की एक परत तैयार की, जिन्हें पुरस्कृत किया गया, जिनके भाषण अखबारों में छपते थे और जो जनता को संतोष का पाठ पढ़ाते थे। ये वो दौर था जब विरोध को राष्ट्रद्रोह कहा जाता था और चुप्पी को समझदारी। इतिहास ने दिखाया, हर आंदोलन में कुछ लोग जनता के लिए मरते हैं और कुछ सत्ता के लिए जीते हैं। गांधी के आदर्श महान थे, पर उनके आसपास के स्वार्थी लोगों ने उसी आदर्श को कमजोरी में बदल दिया। आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं मिली थी, बल्कि अपने ही डर, स्वार्थ और चालाकी से लड़कर मिली थी। और जब भी कोई राष्ट्र अपने भीतर की गद्दारी को भूल जाता है, इतिहास उसे फिर दोहराता है। वो वक्त था जब भारत के हर कोने में एक नाम गूंज रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो नेता नहीं, एक लहर थे, एक ऐसा तूफान जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 1940 के दशक का भारत, गांधी की अहिंसा एक ओर थी तो सुभाष बोस की आज़ादी की प्यास दूसरी ओर। बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द अंग्रेज़ों के लिए चुनौती थे और कुछ भारतीयों के लिए डर। जब बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो बहुतों को लगा कि अब स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिलेगी, लेकिन कुछ नेताओं को ये रास नहीं आया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक युवा, जिद्दी और साहसी नेता कैसे ब्रिटिश सत्ता के सामने सिर नहीं झुका रहा। गांधी जी ने खुद कहा, सुभाष को अध्यक्ष पद से हट जाना चाहिए, और धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर से ही बोस के खिलाफ हवा बनने लगी। ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ये मौका तुरंत भांप लिया। उन्होंने भारत में अपने एजेंट्स को निर्देश दिए, सुभाष बोस पर नज़र रखो, उनके संपर्कों को तोड़ो और उनकी हर योजना को शुरू होने से पहले रोक दो। नेताजी के हर कदम की खबर अंग्रेज़ों को मिल जाती थी। उनके ठिकाने, मुलाकातें, यहाँ तक कि उनके गुप्त भाषणों के मसौदे तक किसी न किसी देशभक्त द्वारा लीक किए जाते थे। 1941 में जब बोस अपने घर से गायब हुए तो हर किसी ने समझा वो गिरफ्तार हो गए, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो ब्रिटिश निगरानी से बचकर जर्मनी पहुंच चुके थे। पर क्या तुम जानते हो, उनकी ये भागने की योजना पहले ही अंग्रेज़ों तक पहुंच चुकी थी। बस एक गलती, ब्रिटिश एजेंट को सूचना देर से मिली और नेताजी निकल गए। अगर वो सूचना कुछ घंटे पहले पहुंच जाती तो शायद आज आज़ाद हिंद फौज का इतिहास ही न होता। जर्मनी में बोस ने हिटलर से मुलाकात की, फिर जापान पहुंचे और बनाई आज़ाद हिंद फौज। लेकिन वहां भी कुछ भारतीय अफसर ब्रिटिशों के लिए गुप्त रूप से काम कर रहे थे। वो बोस की सेनाओं की चालें, योजनाएं, सब जानकारी सिंगापुर और बर्मा के ब्रिटिश कैंप तक भेजते थे। नेताजी इस हफ्ते आगे बढ़ेंगे, उनकी सेना ने इम्फाल की ओर रुख किया है। हर जानकारी एक चिट्ठी, एक वायरलेस, एक मुखबिर के जरिए ब्रिटिशों तक पहुंच रही थी। और फिर आया वो काला दिन, 18 अगस्त 1945। कहा गया कि नेताजी का विमान ताइहोकू यानी कि ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, पर उस दिन का सच आज तक धुंध में लिपटा है। कोई कहता है वो जलकर मरे, कोई कहता है वो रूस पहुंच गए, लेकिन हर थ्योरी के पीछे एक ही बात बार बार सामने आई, उनकी मौत के पीछे गुप्त गद्दारी थी। भारत की खुफिया एजेंसियों ने बाद में पाया, ब्रिटिश MI5 और कुछ भारतीय राजनैतिक सूत्रों ने नेताजी की गतिविधियों की जानकारी वर्षों तक साझा की थी। यहाँ तक कि उनके रेडियो संदेश आज़ाद हिंद रेडियो की ट्रांसमिशन लाइनें तक लीक कर दी गई थीं। बोस को न केवल ब्रिटिशों ने बल्कि अपने ही कुछ लोगों ने राजनीतिक खतरा समझा। वो जानते थे, अगर बोस लौट आए तो सत्ता किसी और के हाथ में नहीं जाएगी। इसलिए जब भारत की आज़ादी की घोषणा हुई, नेताजी नहीं थे, ना उनकी सेना, ना उनका झंडा। वो गायब हो गए, इतिहास के पन्नों से, पर नहीं, लोगों के दिलों से। शायद नेताजी आज भी कहीं मुस्कुरा रहे होंगे,
ये सोचकर कि आज़ादी तो मिल गई, पर गद्दारी का चेहरा अब भी वही है। इतिहास हमें ये नहीं बताता कि बोस मरे या जिए, वो हमें ये सिखाता है कि जब तक किसी राष्ट्र में अंदरूनी गद्दार जीवित हैं, तब तक बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती। जय हिंद। वो वक्त था जब भारत की धरती पर आज़ादी की गूंज गूंज रही थी। लोग कहते थे अब बस कुछ ही दिन और फिर अंग्रेजों का राज खत्म। और इसी उम्मीद के बीच 3 नौजवान उठे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनका मकसद था डर तोड़ना, अंग्रेजों को ये एहसास कराना कि भारत अब जाग चुका है। लेकिन अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डर था इन नौजवानों के विचारों से। गोली उन्हें मार सकती थी, लेकिन विचार को नहीं। इसलिए उन्होंने एक और हथियार निकाला, गद्दारी। भगत सिंह और उनके साथियों की निगरानी के लिए ब्रिटिश पुलिस ने दर्जनों मुखबिर तैनात किए। कोई चाय वाला बनकर खड़ा रहता, कोई साथी बनकर गुप्त बैठकों में आता। जोश और जज्बे से भरे इन नौजवानों को मालूम ही नहीं था कि उनके बीच कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो अगले दिन पुलिस थाने में रिपोर्ट देंगे। जब भगत सिंह ने 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की ठानी, तो उनके साथियों ने लाहौर में योजना बनाई। लेकिन उस बैठक की खबर पुलिस तक उसी रात पहुंच गई। किसी ने बता दिया था वो लोग सैंडर्स को निशाना बनाने वाले हैं, और जब गोली चली अंग्रेज तैयार थे। भगत सिंह बच निकले, मगर अब उनके हर कदम पर नजर रखी जाने लगी। कुछ दिनों बाद जब सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, तो भगत सिंह ने खुद को गिरफ्तार होने दिया। उनका मकसद था अदालत को एक मंच बनाना, पर अंग्रेजों की योजना कुछ और थी। उन्होंने मुकदमे को नाटक बना दिया और मुखबिरों को गवाह। अदालत में जो बयान दिए गए उनमें से कई झूठे थे। कुछ गवाह वे थे जिन्हें धमकाकर बुलाया गया था, और कुछ वो थे जो कभी साथ बैठते थे और अब पैसे लेकर बोले, हाँ मैंने देखा था भगत सिंह को। इतिहास में उनके नाम बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं, पर ये वही लोग थे जिनकी पहचान देशद्रोही गवाह के रूप में हुई। ब्रिटिश पुलिस के पास एक जाल था, स्पेशल ब्रांच का नेटवर्क। ये वो विभाग था जो हर क्रांतिकारी की फाइल बनाता, उसकी तस्वीर, उसका ठिकाना, उसकी दोस्ती तक दर्ज करता। और सबसे डरावनी बात, इस नेटवर्क में कई भारतीय शामिल थे। वो अंग्रेजों के लिए जानकारी जुटाते और बदले में मिलते थे कुछ रुपए या एक सरकारी नौकरी, पर बदले में वो दे रहे थे अपनों की जान। जेल में रहते हुए भगत सिंह को पता चला कि उनके मुकदमे के कागज, उनके बचाव के बयान और उनके साथियों की जानकारी बाहर लीक हो रही है। किसी ने सब कुछ पुलिस को पहुंचा दिया था। वो समझ गए हमारे अपने ही हमें सजा दिलवा रहे हैं। अंग्रेजों को ये दिखाना था कि कानून ने न्याय किया, लेकिन असलियत ये थी मुकदमे की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। अदालत में वकील बदल दिए गए, दस्तावेज छिपाए गए और मुखबिरों के झूठ को सच घोषित किया गया। और इस तरह 23 मार्च 1931 की सुबह जब सूरज उगा, तो 3 सपूतों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। इतिहास कहता है भगत सिंह को अंग्रेजों ने नहीं, गद्दारों ने मारा। वो गद्दार जिन्होंने एक राष्ट्र की उम्मीदों को अपने छोटे से लाभ के लिए बेच दिया। भगत सिंह चले गए, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है, क्योंकि विचारों को कोई जेल नहीं रोक सकती और कोई गद्दारी खत्म नहीं कर सकती। इतिहास गवाह है, जहां भी देशभक्त खड़े हुए वहां गद्दार भी मौजूद रहे, पर अंत हमेशा उनका हुआ जो बिके थे, न कि उनका जो मिट गए। साल था 1930। भारत एक साथ उठ खड़ा हो रहा था। आज़ादी चाहिए, हर हाल में चाहिए। पर ठीक उसी समय एक ऐसी चाल चली गई जिसने इस देश की आत्मा को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये चाल थी डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। अंग्रेज जानते थे कि अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ खड़े रहे तो ब्रिटिश राज टिक नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने रचा विभाजन का बीज। शुरुआत 1906 से हुई, जब ढाका में बना मुस्लिम लीग। बाहर से ये एक राजनीतिक दल था, लेकिन अंदर से एक ऐसी योजना का हिस्सा था जो भारत को कभी एक नहीं होने देगी। और इस योजना के केंद्र में थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना पहले कांग्रेस के नेता थे, हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर। पर जब अंग्रेजों ने देखा कि जिन्ना महत्वाकांक्षी हैं, सत्ता चाहते हैं, तो उन्होंने उनके कानों में फुसफुसाया,
तुम्हारे बिना ये देश नहीं चल सकता। मुसलमानों को अलग पहचान चाहिए। और वहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान का सपना। 1930 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने मुस्लिम लीग को खुला समर्थन देना शुरू कर दिया। उन्हें अलग चुनाव व्यवस्था मिली, अलग सीटें और अलग सोच। और यही था डिवाइड एंड रूल का असली खेल। कांग्रेस जहां एकता की बात कर रही थी, वहीं मुस्लिम लीग कह रही थी हमें अलग देश चाहिए। जिन्ना कहते हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं जो साथ नहीं रह सकते। और अंग्रेज मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें वही चाहिए था। ये सिर्फ जिन्ना की महत्वाकांक्षा नहीं थी, ये अंग्रेजों की नीति थी। उन्होंने अपने अधिकारियों से कहा, मुसलमानों को समझाओ कि अगर भारत स्वतंत्र हुआ तो हिंदू राज कायम होगा। इस डर ने हजारों साल की भाईचारे की नींव हिला दी। 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास किया। उसमें साफ लिखा था, भारत के मुस्लिम क्षेत्रों को एक अलग देश के रूप में गठित किया जाए। ये था वो पल जब भारत के नक्शे पर पहली बार विभाजन की स्याही गिरी। अंग्रेजों ने इस आग को हवा दी। उन्होंने कहा, देखो, अगर हम गए तो दंगे होंगे। और सचमुच जब 1947 आया तो वही हुआ। हजारों गांव जल गए, लाखों लोग मारे गए और करोड़ों विस्थापित हुए। लेकिन सवाल ये रहा, क्या ये सिर्फ धर्म की लड़ाई थी या सत्ता और स्वार्थ का खेल? जिन्ना को पाकिस्तान मिला, पर वहां भी शांति नहीं मिली। अंग्रेजों ने जाते जाते सीमाएं ऐसी खींची कि दोनों देश हमेशा अस्थिर रहें। कश्मीर को विवाद का बीज बनाकर छोड़ा गया और माउंटबैटन ने इस सब पर सहमति की मोहर लगाई। इतिहास कहता है, भारत की आज़ादी अधूरी थी क्योंकि उसकी कीमत थी विभाजन की त्रासदी। एक तरफ तिरंगा फहरा रहा था तो दूसरी तरफ ट्रेनों में लाशें लौट रही थीं। और जब दिल्ली में लोग आज़ादी मुबारक कह रहे थे, उसी वक्त लाहौर में कोई माँ अपने बेटे को ढूंढ रही थी। अंग्रेज चले गए, पर जो जख्म उन्होंने छोड़े वो आज भी हैं। उन्होंने सिर्फ एक देश को नहीं बांटा, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा को बांट दिया। और ये सच है, अगर जिन्ना ने ब्रिटिश का साथ न दिया होता, अगर कुछ स्वार्थी नेताओं ने समझौता न किया होता, तो शायद आज भारत अखंड होता। पूरी दुनिया मान चुकी थी, अब भारत को आज़ादी मिलनी ही है। पर उसी वक्त दिल्ली की बंद कोठियों में एक और कहानी लिखी जा रही थी, वो कहानी जिसमें आज़ादी के नाम पर सौदा हुआ था। ब्रिटिश राज का सबसे चालाक खिलाड़ी लॉर्ड लुई माउंटबैटन, नाम अंतिम वाइसराय, पर काम विभाजन का निर्माता। जब 1947 की शुरुआत हुई, ब्रिटिश सरकार ने कहा, हम 1988 तक भारत छोड़ देंगे, यानी लगभग 1 साल का समय, ताकि बंटवारे की योजना, जनगणना, सीमांकन सब शांति से हो सके। लेकिन माउंटबैटन ने कहा, नहीं, हमें ये सब 2 महीने में करना है। 2 महीने? सिर्फ 60 दिन में एक सभ्यता को तोड़ने का फैसला। माउंटबैटन ने बैठकों का सिलसिला शुरू किया। जिन्ना से मुलाकात, नेहरू और पटेल से बातचीत और बीच में ब्रिटिश दूतावासों के गुप्त संदेश। हर मुलाकात के बाद कोई न कोई समझौता होता और भारत एक टुकड़ा और छोटा होता गया। कहा जाता है, माउंटबैटन ने नेहरू से कहा था, अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो देश गृह युद्ध में डूब जाएगा। और ये वही डर था जिसे अंग्रेज खुद फैला रहे थे। जून 1947 माउंटबैटन प्लान सामने आया। इसमें साफ लिखा था, भारत को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और इस बार सिर्फ 3 दिन में कांग्रेस ने अपनी मंजूरी दे दी। हाँ, 3 दिन में, बिना पूरे देश की राय, बिना जनता की आवाज़। सरदार पटेल ने कहा, अगर देश को शांति चाहिए तो विभाजन ही आखिरी रास्ता है। नेहरू ने कहा, अगर पाकिस्तान नहीं बनेगा तो आज़ादी टल जाएगी। और माउंटबैटन मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी शतरंज का बादशाह अपने सारे मोहरे जीत चुका हो। फिर आया सिरिल रैडक्लिफ, एक ऐसा अंग्रेज वकील जो भारत में पहले कभी आया भी नहीं था। उसे सिर्फ 5 हफ्तों में भारत और पाकिस्तान की सीमा खींचनी थी। 5 हफ्ते। और उसने खींच दी एक ऐसी रेखा जो लाखों लोगों की जिंदगी छीन लेगी। जैसे ही रैडक्लिफ की लाइन बनी, लोगों को समझ नहीं आया उनका घर भारत में है या पाकिस्तान में। सुबह तक गांव हिंदुस्तान में था, शाम को वही गांव पाकिस्तान हो गया। लोग अपनी मिट्टी, अपने घर, अपने रिश्ते सब छोड़कर भागने लगे।
इतिहास बताता है इस जल्दबाजी में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, 1 करोड़ से ज्यादा बेघर हुए। और इस सब के बीच माउंटबैटन ने अपना पदक लिया, सम्मान लिया और इंग्लैंड लौट गया। पर सवाल ये है, क्या वाकई बंटवारा जरूरी था या ये सिर्फ एक राजनीतिक सौदा था जिसे अंग्रेजों ने अपने हित के लिए रचा? क्योंकि अगर वो जाते समय सीमाएं तय करने की जल्दी ना करते, अगर नेताओं ने थोड़ा और ठहराव दिखाया होता, तो शायद इतना खून नहीं बहता। माउंटबैटन का असली खेल यही था, जल्दी करो, अफरा तफरी फैलाओ और जाते जाते वो बीज बो दो जिससे भारत और पाकिस्तान कभी एक ना हो सकें। आज़ादी मिली, पर कीमत बहुत भारी थी। वो आज़ादी लहू में डूबी थी और उसकी पटकथा लिखने वाला था लॉर्ड माउंटबैटन। 15 अगस्त 1947। तिरंगा आसमान में लहरा रहा था, भीड़ नारे लगा रही थी, भारत माता की जय। पर उसी आज़ादी की रात कुछ महलों की दीवारों में सन्नाटा था। कुछ राजाओं को आज़ादी की खुशी नहीं, सत्ता छिन जाने का डर था। अंग्रेज़ों ने जाते जाते भारत को सिर्फ 2 हिस्सों में नहीं बांटा, उन्होंने पीछे छोड़ दिए 562 देशी रियासतें, यानी 562 छोटे छोटे राज्य जिनके अपने राजा, अपनी सेना, अपनी मुद्रा और अपनी सोच थी। अब तय ये करना था कि कौन भारत में शामिल होगा और कौन अलग रास्ता चुनेगा। देश के सामने खड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें इतिहास ने आयरन मैन कहा। उनका मिशन था हर रियासत को भारत में मिलाना, पर कुछ रियासतें अपनी जिद में अड़ी थीं। दक्षिण भारत में था एक सबसे बड़ा और अमीर राज्य, हैदराबाद। उसका शासक निज़ाम उस्मान अली खान। जब भारत आज़ाद हुआ, निज़ाम ने साफ कहा, हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, यानी हैदराबाद रहेगा एक स्वतंत्र देश। ये वही निज़ाम था जिसके खजाने में सोने के पहाड़ थे और जो ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे वफादार साथी माना जाता था। अंग्रेज़ों ने जाते जाते उसे सलाह दी थी, भारत में मत मिलो, तुम खुद का साम्राज्य बना सकते हो। सरदार पटेल जानते थे अगर हैदराबाद अलग रहा तो बाकी रियासतें भी पीछे हट जाएंगी। पटेल ने पहले समझाने की कोशिश की, पर निज़ाम ने जवाब दिया, हम अपनी आज़ादी पर समझौता नहीं करेंगे। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो। भारतीय सेना ने हैदराबाद की सीमा में प्रवेश किया। सिर्फ 5 दिन में निज़ाम की फौज हार गई और हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। निज़ाम ने बाद में कहा, मुझे मेरे ही सलाहकारों ने धोखा दिया, पर सच्चाई ये थी, उसने खुद अपने देश से गद्दारी की थी। उत्तर भारत में था कश्मीर का राज्य, धरती का स्वर्ग। वहाँ के राजा थे महाराज हरि सिंह, एक हिंदू राजा, लेकिन जनता मुस्लिम बहुल। जब भारत आज़ाद हुआ, हरि सिंह ने कहा, हम ना भारत में मिलेंगे ना पाकिस्तान में, यानी वो भी स्वतंत्र रहना चाहते थे। पर पाकिस्तान के नेताओं ने इसे मौका समझ लिया। उन्होंने कहा, कश्मीर मुस्लिम बहुल है, इसलिए उसे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और जब हरि सिंह ने इनकार किया, पाकिस्तान ने भेज दिए कबायली हमलावर, कश्मीर जलने लगा। हरि सिंह ने दिल्ली को संदेश भेजा, हम पर हमला हो गया है, मदद चाहिए। सरदार पटेल और नेहरू ने शर्त रखी, पहले भारत में विलय का दस्तावेज साइन करो। हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और तब भारतीय सेना पहुंची, जिसने कश्मीर को बचा लिया। लेकिन वहीं से शुरू हुआ एक न खत्म होने वाला विवाद जो आज तक जारी है। कुछ राजा जैसे पटियाला, बड़ौदा, मैसूर, उन्होंने भारत में विलय स्वीकार किया, लेकिन अपना दर्जा बनाए रखने की शर्त रखी, हम मिलेंगे पर हमारे राजमहल और उपाधियां रहेंगी। और भारत सरकार ने देश की एकता के लिए ये समझौता मान लिया। देश आज़ाद था, पर ये आज़ादी एक जिद और स्वार्थ से होकर आई थी। कुछ राजा जिन्होंने अपने लोगों की बजाय अपने ताज को चुना, इतिहास में राष्ट्रभक्त नहीं बल्कि स्वार्थी शासक बनकर रह गए। सरदार पटेल ने एक बार कहा था, अगर मैं न होता तो आज भारत 500 टुकड़ों में बटा होता। और ये बिल्कुल सच था, क्योंकि कुछ राजाओं की जिद ने देश को फिर एक बार संकट में डाल दिया था। ये था वो दौर जब आज़ादी के बाद भी एक भारत का सपना अधूरा था, और उस सपने को सच करने के लिए पटेल जैसे लोहे के इंसान चाहिए थे।
जिन्होंने इतिहास में गद्दारों को नहीं, राष्ट्र को चुना। साल था 1857 के बाद का भारत। देश में विद्रोह की आग ठंडी हो रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार जानती थी असली लड़ाई अब जमीन की नहीं, जहन की है। और इसीलिए उन्होंने उठाया एक नया हथियार, मीडिया और प्रचार। लंदन से लेकर कोलकाता तक ब्रिटिश अखबारों में छपने लगा, 1857 वॉज नॉट अ फ्रीडम स्ट्रगल, इट वॉज अ म्यूटिनी, यानी विद्रोह नहीं, बगावत। बस एक शब्द बदला और पूरी कहानी बदल गई। जो लोग वीर थे वो गद्दार कहलाए, जो क्रांतिकारी थे उन्हें आपराधिक विद्रोही बताया गया। और यही थी ब्रिटिश नीति, इतिहास को शब्दों में हराना। ब्रिटिश सरकार ने तब शुरू किया इंफॉर्मेशन कंट्रोल एक्ट। कोई अखबार 1922 से 1947 तक प्रकाशित नहीं हो सकता था। अगर अंग्रेजों के खिलाफ लिखता तो उसे बंद कर दिया जाता। पत्रकारों को जेल में डाला गया, प्रेस पर सेंसर लगा दिया गया, और जो मीडिया बची वो बिक गई, ब्रिटिश चाय और पाउंड्स के बदले। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारतीयों की सोच पर कब्जा करना शुरू किया। उन्होंने सिखाया अंग्रेजी सभ्यता श्रेष्ठ है, भारतीय राजा पिछड़े हैं। स्कूलों में, अखबारों में, रेडियो पर यही झूठ बार बार दोहराया गया, और ये झूठ इतना बार बोला गया कि एक दिन हमने खुद उस पर यकीन कर लिया। अंग्रेजों ने कहा, भारतीय झगड़ालू हैं, उन्हें शासक चाहिए, और कुछ भारतीय बुद्धिजीवी उनकी भाषा बोलने लगे। हाँ, शायद हम खुद नहीं चला सकते देश। यही था ब्राउन साहिब कल्चर, जो दिखने में भारतीय था पर सोच में पूरा अंग्रेज। मीडिया और शिक्षा ने मिलकर हमें हमारी ही जड़ों से काट दिया। पत्रकारिता, जो कभी सच्चाई का आईना थी, अब सत्ता की परछाई बन गई। अखबार अब आवाज नहीं थे, वो ब्रिटिश एडवर्टाइजमेंट बोर्ड बन गए थे। हर रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार की मंजूरी से छपती और हर हेडलाइन में झूठ चमकता था। भारत के लोग अब खुश हैं, अंग्रेजी शासन ने सभ्यता लाई है, और ये सब वही मीडिया लिख रही थी जिसे ब्रिटिश फंड कर रहे थे। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी होती है। उसी दौर में कुछ अखबार आज़ादी की आवाज बनकर उठे। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, यंग इंडिया, उन्होंने ब्रिटिश झूठों को बेनकाब किया। पर हर बार उनका दफ्तर बंद हुआ, संपादक जेल गए, और फिर भी वो लिखते रहे, क्योंकि उनके शब्द गोलियों से ज्यादा खतरनाक थे। पर आज जब हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर खबरें स्क्रॉल करते हैं, क्या हमने सोचा है, क्या हम फिर से वही गलती तो नहीं दोहरा रहे? क्या आज भी मीडिया किसी और शक्ति के इशारे पर नहीं चल रही? इतिहास सिखाता है, झूठ बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। और यही खेल ब्रिटिश ने शुरू किया था मीडिया के जरिए। तलवारों से जितना खून नहीं बहा, उतना एक झूठी खबर से बह गया, क्योंकि जब सोच गुलाम बन जाए तो शरीर की आज़ादी बेकार हो जाती है। ब्रिटिश ने यही किया, हमारी सोच को गुलाम बनाया। और आज जब हम स्वतंत्र मीडिया की बात करते हैं, हमें याद रखना चाहिए, कभी इसी मीडिया ने आज़ादी के खिलाफ गद्दारी की थी। 15 अगस्त 1947, लाल किले पर तिरंगा लहराया। भारत आज़ाद हुआ, पर असल सवाल ये था, क्या भारतवासी भी आज़ाद हुए? अंग्रेजी हुकूमत चली गई, मगर उसकी जगह आ गए अंग्रेजों की सोच वाले हुक्मरान। देश का संविधान बन रहा था, संसद में बहसें चल रही थीं, पर बाहर जनता भूख, गरीबी और बर्बादी से लड़ रही थी। सत्ता के गलियारों में आज़ादी का सपना नहीं, कुर्सी की राजनीति पल रही थी। जो नेता कभी अंग्रेजों के खिलाफ थे, अब उन्हीं के तरीके अपनाने लगे। सत्ता, पद और प्रभाव के लिए उन्होंने उसी जनता को भूल गया जिसके नाम पर आंदोलन किया था। विदेशी कंपनियां फिर लौट आईं, इस बार तोपों से नहीं, समझौतों और निवेशों के जरिए। ब्रिटिश चले गए, पर उनके हित सुरक्षित रहे। नया चेहरा आया, विदेशी नीति के नाम पर व्यापारिक गुलामी। देश का सोना फिर बाहर गया, जमीनें कॉरपोरेट्स को मिली, और जनता के हिस्से आया सिर्फ वादा और भाषण। संसद के भीतर अब सच्चाई नहीं, चालबाजी गूंजती थी। नेता बोलते थे देश के लिए, पर साइन करते थे विदेश के लिए। भ्रष्टाचार नया धर्म बन गया और रिश्वत उसकी पूजा। सड़कों पर लोग रोटी के लिए लड़े और मंत्री ठेके के लिए। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी गद्दारी थी जनता के विश्वास के साथ धोखा।
इतिहास के पन्नों पर लिखा गया हम लोकतंत्र हैं, लेकिन हकीकत ये थी लोक तो भूखा रहा, तंत्र अमीर बनता गया। कुछ नेताओं ने सत्ता को वंश बना दिया, कुछ ने धर्म को राजनीति का औजार, और जो बोले उसे देशद्रोही कहा गया। आज़ादी के नाम पर धीरे धीरे लौट आई नई गुलामी, जिसे नीति कहा गया, विकास कहा गया, मगर वो थी नियंत्रण की नई चादर। देश को तोड़ने की जरूरत अब दुश्मनों को नहीं थी, क्योंकि हम खुद अंदर से बंट चुके थे, जाति, धर्म, भाषा और पार्टी के नाम पर। यही थी सबसे खतरनाक गद्दारी, देश के भीतर से देश को तोड़ना। जो पहले अंग्रेजों की चाल थी, अब वो हमारे ही नेताओं का हथियार बन गई। पर इतिहास ये भी कहता है, हर युग में कुछ ऐसे लोग उठते हैं जो सच्चाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सरदार पटेल जैसे लोग, जिन्होंने सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई, सच्चाई के लिए खड़े हुए। उन्होंने याद दिलाया, आज़ादी कोई तारीख नहीं, जिम्मेदारी है। आज़ादी के बाद के गद्दार हमारे बीच ही थे, जो अपने फायदे के लिए देश के भविष्य से सौदा करते रहे। कभी वो नेता बने, कभी अफसर और कभी ठेकेदार, और जनता हर बार वही गलती करती रही। चेहरा बदला पर चरित्र नहीं। अब वक्त है समझने का कि असली आज़ादी तभी होगी जब हम खुद से सवाल करेंगे, क्या मैं भी इस गद्दारी में कहीं शामिल तो नहीं? क्योंकि हर भ्रष्ट नेता जनता की चुप्पी से पैदा होता है, और हर सच्चा परिवर्तन एक जागे हुए इंसान से शुरू होता है। हर युग में गद्दार हुए, हर दौर में देश ने घाव खाए, लेकिन भारत की मिट्टी की खास बात यही है कि जितनी बार ये टूटी है, उतनी बार ये और मजबूत हुई है। जयचंद से लेकर आधुनिक भ्रष्टाचार तक हर धोखे ने हमें एक सबक सिखाया है। देश को बाहरी दुश्मन से नहीं, अंदरूनी कमजोरी से बचाना जरूरी है। इतिहास ने दिखाया, जब जब हमने आपस में बांट लिया, किसी ने न किसी ने हमें बेच दिया, लेकिन जब जब हमने साथ दिया, हमने साम्राज्य हिला दिए। 1857 की आग, भगत सिंह की कुर्बानी, नेताजी का त्याग और गांधी की पुकार, सबका सार यही था, एकता में ही भारत की आत्मा है। धोखा चाहे राजा ने दिया हो या नेता ने, विदेशी ने किया हो या अपने ने, हर बार भारत ने उसे पहचानना सीखा। हर बार अंधेरे से निकलकर इस मिट्टी ने फिर उजाला देखा। ये वही धरती है जहां हर अन्याय के बाद एक सत्याग्रह जन्म लेता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हमने सच में इतिहास से सीखा, या हम अब भी उसी जाल में फंसे हैं, जाति, धर्म, भाषा और राजनीति के नाम पर? अगर हमने सीखा नहीं तो इतिहास खुद को दोहराएगा, और अगर हमने सीखा तो हम वही पीढ़ी बनेंगे जो भारत को फिर सच्चे अर्थों में आज़ाद करेगी। असली आज़ादी उस दिन होगी जब किसी नेता को नहीं, अपने विवेक को वोट दिया जाएगा, जब देशभक्ति सिर्फ नारे नहीं, कर्म बन जाएगी, जब हर नागरिक कहेगा, देश मेरा परिवार है और मैं उसका प्रहरी हूँ। इतिहास ने हमें धोखे की पहचान दी, अब वक्त है विश्वास की इमारत बनाने का। वो इमारत जहाँ जाति की दीवारें ना हों, धर्म के दरवाजे ना हों, बस एक पहचान हो, भारतीय। हर धोखे से हमने सीखा कि सत्ता बदल सकती है पर संस्कार नहीं, कि हथियारों से नहीं, विचारों से देश बनता है। इसलिए आज जब तुम ये कहानी सुनो तो सिर्फ दुख महसूस मत करो, जागो, क्योंकि वो सब जिन्होंने देश से धोखा किया, उनकी एक गलती हमें ये सीख दे गई, भारत को कोई हरा नहीं सकता जब तक भारत खुद से न हार जाए। ये कहानी सिर्फ गद्दारों की नहीं थी, ये कहानी थी उस मिट्टी की जो बार बार खून में नहाकर भी हर बार तिरंगा उगाती है, क्योंकि भारत कोई देश नहीं, एक संस्कार है, और संस्कार कभी मरते नहीं। आप सुन रहे थे बीते ज़माने, जहां हर कहानी आपका इतिहास बनकर लौटती है। अगर इन आवाज़ों में आपको भारत की मिट्टी की पुकार सुनाई दी तो इसे आगे बढ़ाइए, ताकि हर भारतीय जान सके कि देश गद्दारों से नहीं, हमारी चुप्पी से हारता है। हम फिर मिलेंगे इतिहास के किसी नए मोड़ पर, किसी नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।